Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about anti-defection law. How, rather than strengthening democracy, दिस लॉ ऑफन एंड्स अप वीकनिंग डेमोक्रेसी। अच्छा आर्टिकल है द हिंदू का, आप एक बार खुद भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपका बेसिक पॉलिटी खत्म हो चुका है तो। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले बात की गई है एक फिनोमिना की जो इंडियन पॉलिटिक्स में देखी गई इन 1960 जिसको कहा गया आया राम गया राम पॉलिटिक्स। तो क्या है ये आया राम गया राम पॉलिटिक्स या आया राम गया राम कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? तो अपॉर्चुनिस्टिक तरीके से जो पार्टी स्विच करते हैं नेता लोग, जहां से जो पैसा मिल गया अगर तो पार्टी बदल लेते हैं, जहां उनको फायदा दिखता है तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। इस तरीके के कल्चर को नाम दिया गया था आया राम गया राम कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो कल्चर है 1960s में काफी प्रोमिनेंट तरीके से देखा जा रहा था। और ये जो आया राम गया राम फ्रेज डेवलप हुआ है दैट हैज बीन डेवलप्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, जिसमें हरियाणा के एक एमएलए गयालाल जी ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली 1967 में। तो 3 बार अपनी पार्टी को एक दिन के अंदर उन्होंने बदला, उसमें कुछ पैसे का लेन देन भी था। तो इन्हीं के नाम के बाद 1960s में ये फ्रेज काफी प्रोमिनेंट हो गया टू डिस्क्राइब इंडियन पॉलिटिक्स, आया राम गया राम कल्चर, जहाँ पे नेता लोग पैसे लेकर के या किसी दूसरे गेन के लिए, पर्सनल गेन के लिए या फाइनेंशियल गेन के लिए पार्टी बड़ी आसानी से बदल लेते थे एंड दैट लेड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैसे? मान लीजिए कि किसी एक पार्टी की सरकार है और उस पार्टी के कुछ एमएलए पैसा लेकर के साइड बदल ले रहे हैं, तो फिर वो सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है, उसको रिजाइन करना पड़ जाता है, फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता है। वापस से जब नई सरकार आई तो फिर उसके कुछ एमएलए कुछ दिनों बाद पैसा लेकर के फिर बिक गए, फिर से वो सरकार गिर गई। तो आखिर कितने बार इलेक्शन कराएंगे? हर बार इलेक्शन कराने का खर्चा भी है, और जो पार्टी पावर में है वो हर वक्त इसी डर से ग्रसित रहेगी, इन्फ्लिक्टेड विद द सेम फियर साइकोसिस, कि पता नहीं कौन सा हमारा एमएलए बिक जाए और हमारी पार्टी वापस से माइनॉरिटी में आ जाए और सरकार गिर जाए। तो फिर वो काम कब करेगी, पॉलिसी मेकिंग कब करेगी? तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या देखने को मिली 1960s में इन इंडियन पॉलिटिक्स, वेयर politicians would very frequently switch their political affiliation just for some minor financial or personal gains. अब इसी आया राम गया राम कल्चर, आया राम गया राम कल्चर मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स थोड़े बहुत फाइनेंशियल या पर्सनल गेन के लिए बड़ी इजीली पार्टी स्विच कर लेते थे, जिससे इंडियन पॉलिटी के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का सिनेरियो बार बार देखने को मिल रहा था। इस कल्चर को रोकने के लिए, इसको कर्व डाउन करने के लिए फिर लाया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985, और इसकी मदद से फिर एक कानून लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हमारे संविधान के अंदर एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, 10th शेड्यूल। इट्स मेन एम वाज टू कॉम्बैट दिस आया राम गया राम कल्चर, दूसरे भाषा में कहें तो इट्स मेन एम वाज टू कॉम्बैट द इविल ऑफ द पॉलिटिकल डिफेक्शंस, जहां लीडर्स थोड़े बहुत गेन्स के लिए पार्टियां बदल लेते। तो इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1985 में, जिसके अंतर्गत 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया, में 2 आर्टिकल, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 लाए गए। 102 सब क्लॉज 2 इज फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर वो डिफेक्शन करते हैं तो उस केस में उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, उनको उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी फ्रॉम द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो।
191(2) इज फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएस के लिए, कि अगर वो पार्टी स्विच करते हैं इलेक्शन जीतने के बाद तो उनकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दी जाएगी। तो डिफेक्शन, इलेक्टेड मेंबर्स, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, तीनों के केस के लिए एप्लीकेबल है। कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे अगले पेज पे। बट हाँ, दो एक्सेप्शन भी हैं, स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर ये डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। और दूसरा, अगर पार्टी के 2/3 या उससे ज़्यादा मेंबर्स पार्टी छोड़ देते हैं तो उस केस में भी ये डिफेक्शन का केस उनके ऊपर नहीं लगेगा। सारे प्रोविजंस को एक एक करके देखेंगे। उसमें एक बात जो ध्यान देने वाली अभी ये है कि डिफेक्शन को लेकर के जो मामला रेज किया जाएगा उसमें फिर स्पीकर फॉर लोकसभा या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर राज्यसभा की बात हो तो वहाँ के चेयरमैन फैसला लेंगे अल्टीमेटली कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। ऑल सच थिंग्स यहाँ पे मैंने ब्रीफ में दे रखा है, फिर से अगले पेज पे देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ का एडवांटेज क्या था, किस लिए लाया गया, ताकि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन बनी रहे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन एक डिसएडवांटेज देखने को मिला जिस पे यूपीएससी ने मेंस में भी प्रश्न पूछा है कि ओवरऑल जो विद इन द पार्टी या इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी या फ्रीडम थी हर एक मेंबर की अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की, वो खत्म हो गई। तो आगे इन सारी बातों को डिटेल में देखेंगे। हमने देखा आया राम गया राम कल्चर of Indian politics in 1960s that created a scenario of political instability and made policy making very difficult, right? उसको रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, जिसके अंतर्गत 10 शेड्यूल इंसर्ट किया गया और आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 फॉर preventing defection, 102 for preventing defection amongst member of parliament and 191 sub clause 2 for preventing defection amongst member of legislative assembly। कैसे ये काम करेगा, कैसे ये काम करता है वो देखते हैं। अगर कोई भी एक मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद इलेक्शन जीत करके फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का या लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बना है, उसके बाद अगर वो उस पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरीली गिव अप कर देता है, मान लीजिए कि आप बीजेपी से इलेक्शन जीत करके गए और एक बार आप लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा में जाने के बाद कह रहे हैं कि नो, आई डोंट बिलोंग टू दिस पार्टी, आप उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं, आप उस पार्टी को की मेंबरशिप को त्याग रहे हैं। इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्शन एंड आपकी जो मेंबरशिप है ऑफ द हाउस वो कैंसिल की जाएगी। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि ऑफिशियली उस पार्टी को नहीं भी छोड़ते बट आप उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन जीत करके आए हैं और किसी भी जरूरी मुद्दे पे अगर वोटिंग हो रही है हाउस में और आप उस पार्टी के ओवरऑल हाई कमान के ऑर्डर के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी और बीजेपी की जो सरकार है वो एक बिल लेकर के आती है पास कराने के लिए इन लोकसभा, और फिर उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है और आप बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इन लोकसभा, आप उस बिल के अगेंस्ट वोट कर देते हैं, तो इसका मतलब आप हाई कमान के ऑर्डर को निगेट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। सो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ डिफेक्शन। और इस केस में मेंबर हु बिलोंग्स टू अ पार्टी हु इज also a member of the house will be considered as defecting in this particular case और फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यानी कि अगर उसने किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ा है और जीता भी है, तो उस केस में वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो जीतने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है 12 मेंबर्स को, तो अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है तो 6 महीने के अंदर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है।
6 महीने के बाद नहीं ज्वाइन कर सकता। तो 6 महीने का उसको टाइम दिया गया है नॉमिनेट होने के बाद कि आप जिस पार्टी को चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन नॉट ज्वाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 6 महीने के बाद अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर एक पार्टी ज्वाइन करता है तो फिर उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी फ्रॉम द हाउस। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ डिफेक्शन। So, in case of nominated member, within 6 months of being nominated, the member can choose to join a political party, not beyond that. बट एंटी डिफेक्शन लॉ में एक एक्सेप्शन जिसकी बात मैंने पहले भी कही थी, एक तो ये स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, दूसरा इसमें मर्जर का भी एक्सेप्शन है। तो मर्जर का क्या मामला है? तो मान लीजिए किसी भी पार्टी के अंदर 15 मेंबर्स हैं, उसमें से 10 मेंबर्स उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि 2/3 या उससे भी ज्यादा, या तो 2/3 या उससे ज्यादा मेंबर किसी पार्टी के ओरिजिनल पार्टी को छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ उन 10 मेंबर्स के ऊपर नहीं लगेगा। 15 लोगों की मान लीजिए पार्टी थी, 15 लोग मेंबर सेलेक्ट होकर के आए थे, उसमें से 10 या 10 से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया, 2/3 से ज्यादा मेंबर ने उस पार्टी को छोड़ दिया, यानी कि लार्ज स्केल पे अगर लोग एक पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ मर्जर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टी टू अदर पार्टी, और इस केस में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। सो द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज into another party provided that at least 2/3 of the legislators are in favor of the merger। तो ये पूरी पार्टी थी, इसमें से 2/3 अगर फैसला करते हैं कि हम किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो इस केस में इसको कहा जाएगा मर्जर, नॉट डिफेक्शन, और इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले भी जैसे ब्रीफली हमने बात की थी, हु हैज पावर टू डिस्क्वालीफाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरमैन इन राज्यसभा विल डिस्क्वालीफाई द मेंबर इन केस ऑफ एक्ट ऑफ डिफेक्शन। उनका फैसला होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एट द सेम टाइम देयर इज नो टाइम पीरियड मेंशन कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कितने टाइम में तय करना है कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता अंडर ए पर्टिकुलर एक्ट ऑफ डिफेक्शन। कोई टाइम पीरियड भी नहीं मेंशन है। बट ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया 1992 में। इसको हम लोग कहते हैं क्विहोतो होलोहान जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन इन एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग बायस्ड, आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी तो संभव है कि स्पीकर या चेयरमैन खुद ही बायस्ड तरीके से या पैसा लेकर के डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म को एक्ट या अप्लाई कर रहे हों विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। संभव तो है कि मान लीजिए कि एक मेंबर ने बस अपना एक डिसेंट एक्सप्रेस किया कि नहीं, हमें लगता है कि ये बिल ऐसे नहीं, इसमें ये बदलाव होने चाहिए। मान लीजिए कि आप बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो डिस्कशन के दौरान आपको हक तो है सरकार के लाए हुए बिल का भी थोड़ा बहुत उसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस होगी? कैसे फिर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? कैसे बिल में लेजिस्लेटिव सर्विलेंस हो पाएगा? तो ये तो आपका हक है, इनफैक्ट आपकी ड्यूटी भी है। तो आपने अगर मान लीजिए इस तरीके का कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस किया और विथ वेस्टेड इंटरेस्ट अगर आपको डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं, पैसा दे दिया आपके किसी राइवल पार्टी ने, मान लीजिए स्पीकर को, और स्पीकर ने आपके अगेंस्ट डिफेक्शन लॉ अप्लाई करके आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, राइट? तो ये इस तरीके से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द स्पीकर और द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा
may act in biased manner, arbitrary or unconstitutional manner in order to disqualify a member. अगर ऐसा कोई भी मामला लगा तो उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिस्क्वालिफिकेशन वाले फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस रजिस्टर किया जा सकता है। मतलब सरल भाषा में अगर देखा जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कहा गया है कि द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुड बी फाइनल, येट सुप्रीम कोर्ट इन क्योतो होलोहान जजमेंट हैज सेड कि नो, इट वॉन्ट बी फाइनल, इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इश्यूज क्या हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के? जो इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये कानून तो लाया गया था डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, लेकिन अब ये डेमोक्रेसी को कमजोर करता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि पार्टियों के अंदर एक विद इन द पार्टी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। अभी बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ जो पार्टी हाईकमान कहता है सारे मेंबर्स को उसी हिसाब से वोट करना होता है उस पार्टी के, तो इस कारण से पूरी की पूरी पार्टी जो है एक मोनोलिथिक ब्लॉक से बन गई है। मतलब हाई कमान ने जो कहा सारे मेंबर्स उसी हिसाब से वोट करते हैं। मोनोलिथिक ब्लॉक कह लीजिए या इससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा ऑफेंसिव वर्ड हो सकता है कि एक भेड़ चाल सी बन गई है। सेफर्ड हो जा रहे हैं जो पार्टी हाई कमान है और बाकी सारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो फिर उन पीछे में वो सिप्स की तरह उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। तो विद इन द पार्टी देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नो स्पेस फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डिफेक्शन कि उनको इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मर्जर प्रोविजन का अक्सर मिसयूज होता रहता है, इस अभी भी खरीद फरोख्त होता रहता है। तो मर्जर प्रोविजन का मिसयूज का एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। गोवा में इलेक्शंस हुए 2019 में, उसमें से कांग्रेस पार्टी के 15 एमएलए चुन के आए। उन 15 में से 10 एमएलए ने पार्टी स्विच कर ली, वो बीजेपी के साथ मिल गए एंड उसके साथ ही साथ वो 10 के 10 जो है डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच गए और वो पार्टी जो सरकार में आ रही है उसका हिस्सा भी बन गए। तो डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी as far as the number of seats are concerned, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ही टूट गए और वो सरकार बनाना तो छोड़िए खुद ही माइनॉरिटी में आ गई। उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द स्पीकर और चेयरपर्सन इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। देयर मे बी सम वेस्टेड इंटरेस्ट, उसको कैसे रोका जाए। देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ और इसीलिए कई सारे कमिटीज ने, फॉर एग्जांपल दिनेश गोस्वामी कमेटी लॉ कमीशन अपने 170th रिपोर्ट में, नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में, इन तमाम कमिटीज ने रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इन तमाम कमिटीज के सजेशंस में दो ही मेन सजेशंस हैं कि एक तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के फैसले का टाइमलाइन फिक्स कर दिया जाए कि कितने टाइम में वो एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में फैसला ले सकते हैं। अदरवाइज जो ओपन एंडेड प्रोविजन है तो इसमें कैसा है, पॉलिटिसाइजेशन के लिए स्कोप रह जाता है। एक मेंबर के खिलाफ कोई केस आया, अभी स्पीकर को अगर मान लीजिए 15 दिन में या 1 महीने में फैसला लेना है तो फिर उसमें पॉलिटिसाइजेशन का स्कोप कम है। बट अगर ओपन एंडेड है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो उसमें कई सारी पॉलिटिक्स हो सकती है। मनी पावर ऑल्सो में गेट इन्वॉल्व। उस मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया भी जा सकता है अगर उसके पास पैसा है, मसल पावर है तो। अगर नहीं है तो फिर, और अपोजिशन पार्टी के पास है तो फिर उस मेंबर का अननेसेसरी विक्टिमाइजेशन भी हो सकता है। तो टाइम लिमिट को फिक्स करने का सजेशन दिया इन तमाम कमिटीज ने। उसके अलावा जो अल्टीमेट फैसला है, इन कमिटीज ने कहा है कि वो स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट फैसला इन द केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी गिवन टू the power to make the final decision should be transferred to an independent tribunal or to the election commission in order to ensure impartiality। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इन इट्स केसम मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली
केस ऑफ 2020, अगर आप केस का नाम याद रख पाए तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग इन योर आंसर। तो ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2020 के जजमेंट में कहा है कि स्पीकर्स रोल शुड बी और स्पीकर्स पावर शुड बी टेकन अवे in anti-defection cases, and there must be an independent tribunal, or the power should be given to Election Commission of India to make decision with respect to anti-defection law। तो यही सारी बातें इस आर्टिकल में थीं। इस पे यूपीएससी ऑलरेडी एक प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन काफी पहले पूछा। ये तो प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन 2022 में। इसको आप अटेम्प्ट करें एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सवाल यूपीएससी ने 2013 में पूछा था कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का रोल जो है डिमिनिश हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देयर हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स इन पार्लियामेंट इज नॉट बीइंग विटनेस्ड दीज डेज। इसके पीछे एंटी डिफेक्शन लॉ कितना जिम्मेदार है, आप बताएं। देखिए, आज जो मैंने हिंट्स दिया हुआ है आपको, इसमें मैंने पॉइंट फॉर्म में आंसर नहीं दिया है। तो इसके मदद से मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूं कि नॉट नेसेसरीली ऑलवेज यू हैव टू राइट आंसर इन पॉइंट फॉर्म्स। कभी कभार आप किसी प्रश्न के 3-4 पार्ट को अलग अलग डील कर सकते हैं, अलग अलग हेडिंग दे करके, कि ओरिजिनल इंटेंट एंड इवॉल्विंग consequences ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड डिमिनिश्ड ऑटोनॉमी। तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर 3-4 हेडिंग बना करके डिस्कशन किए, किसी हेडिंग के अंदर 1-2 सब पॉइंट देना है तो दे दिए। इस तरीके से भी आप आंसर बिल्ड कर सकते हैं। खुद से अटेम्प्ट करें एंड देन सी द हिंट्स, यू मे गेट फ्यू मोर पॉइंट्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना साल 2015 में लाया गया भारत सरकार द्वारा। इसके लाने के पीछे की सोच क्या है वो समझिए। जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेज होते हैं, कलेक्टिवली जिनको कहा जाता है एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको बैंक से क्रेडिट मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम है, बैंक्स एंड ऑल, वहाँ से एनबीएफसी से इनको फंड मिलने में तकलीफ होती है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता एज कंपेयर टू established corporates, and that is why banks or any other established NBFCs are unwilling to give loan to these MSMEs. And in that case, they have to rely, these MSMEs have to rely on unregulated money lenders who charge disproportionately high amount of interest, और जिससे फिर बिजनेस में काफ़ी और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं इन एमएसएमई बिजनेसेस को। तो इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई साल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को फंड दिया जा सके। इसके अंतर्गत सरकार ने सबसे पहले एक रीफाइनेंस एजेंसी स्टैब्लिश की, इसका नाम है मुद्रा। इसका पूरा नाम हुआ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा। तो ये जो मुद्रा है, ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है। तो रीफाइनेंस एजेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। रीफाइनेंस एजेंसी जो होती हैं, वो सीधा सीधा लोन नहीं देती, वो फंड अरेंज करके फिर लोन देते हैं बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। बट ये जो लोन देते हैं वो एक स्पेशल पर्पस के लिए देते हैं कि हमारा ये जो पैसा है आप आगे कस्टमर्स को लोन देंगे फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली। जैसे मुद्रा एक रीफाइनेंस एजेंसी है, तो वो फिर बैंक्स को, एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है, बट दिस मनी कैन बी पास्ड बाय बैंक्स, एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू नॉन कॉर्पोरेट या स्मॉल बिजनेस सेक्टर ओनली, किसी और पर्पस के लिए नहीं दिया जा सकता। तो मुद्रा जो एजेंसी है, रीफाइनेंस एजेंसी, वो बैंक्स को, एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मान लीजिए सस्ते दामों पे लोन देगा 4% पे, और फिर आगे यही इंस्टीट्यूशंस आगे कस्टमर्स को 7% पे लोन देंगे, तो 3% का इनको बीच में फायदा हो गया। ये एक्टिविटी को कहा गया रीफाइनेंस, इसको कहा गया फाइनेंस। तो एनबीएफसी ने फाइनेंस किया, बैंक ने फाइनेंस किया, और उनको पीछे से रीफाइनेंस किया मुद्रा ने। ऐसा ही कुछ काम करती है नाबार्ड।
तो नाबार्ड जैसे सोच करके लगेगा कि इट्स अ बैंक, बट नाबार्ड डज नॉट गिव डायरेक्टली लोन टू एनी इंडिविजुअल और बिजनेसेस। नाबार्ड जो है वो ग्रामीण बैंक्स को फंड देती है, और फिर ग्रामीण बैंक्स वही लोन जो है आगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए देते हैं। नाबार्ड का नेशनल नाम ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बट इट डज नॉट गिव लोन डायरेक्टली फॉर एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट. It is a refinance agency. It passes fund to RRBs, Grameen banks, regional rural banks, and then that fund through RRBs pass through the to the common customers for agriculture या rural development. तो किसी बैच में 2-3 दिनों पहले भी बात चल रही थी कि व्हाट इज नबार्ड या व्हाट इज मुद्रा. दीज आर रीफाइनेंस एजेंसीज. तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रीफाइनेंस एजेंसीज इज क्लियर टू यू ऑल. मुद्रा इसी तरीके का रीफाइनेंस एजेंसी है. मुद्रा के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 तरह के लोन्स अभी तक प्रोवाइड किए जा रहे थे. शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन. इसके अंतर्गत लोन जो है वो मिलता है टू बिजनेसेस विच आर नॉन कॉर्पोरेट इन नेचर, बट ओनली फॉर नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्योंकि फार्मिंग के लिए तो फिर अलग से पूरा का पूरा सिस्टम है, ग्रामीण बैंक है एंड ऑल. दूसरा, ऑफ कोर्स द एप्लीकेंट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुड नॉट बी डिफॉल्टर टू एनी बैंक. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के अंतर्गत कुछ अच्छी बातें हैं कि देयर इज नो कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड. रूरल एम्पावरमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आता है. मुद्रा कार्ड दिया जाता है जिसमें जितना ज़रूरत है उतना ही पैसा एक टाइम में निकाल सकते हैं आप. तो जितना, मान लीजिए कि 10 लाख का लोन अप्रूव हो गया, तो पूरा 10 लाख के लोन पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है. जैसे जैसे आप पैसा निकालेंगे उतना उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. विमेन एम्पावरमेंट या सोशल जस्टिस में मुद्रा योजना हैज़ बिन वेरी इफेक्टिव बिकॉज ओवरऑल 69% ऑफ द लोन have been sanctioned to women entrepreneurs and 51% have been sanctioned to SC, ST, OBC categories of borrowers. So that is how Mudra Yojana has been effective in women empowerment as well as social justice. मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 तरह के लोन्स दिए जा रहे थे, शिशु, किशोर, तरुण. शिशु लोन जो है मैक्सिमम 50,000 रुपए का, किशोर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, तरुण जो लोन है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का है. अब करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और कैटेगरी ऐड कर दी है मुद्रा योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है तरुण प्लस कैटेगरी. इस तरुण प्लस कैटेगरी में अब 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है. तो 4th कैटेगरी हैज बीन नाउ एडेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नेम्ड तरुण प्लस. 10 लाख 1 रुपए से लेकर के 20 लाख तक का लोन मिलेगा अंडर तरुण प्लस कैटेगरी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे यूपीएससी ने साल 2016 में बड़ा सरल सा ये प्रश्न पूछा था. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एशियाटिक गोल्डन कैट इन मानस. ये टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 5 आसामी सूस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. वैसे 2 दिन पुराना न्यूज़ है. मैंने जब पहली बार इसको देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट अब इतने सारे सोशल मीडिया वगैरह पे इसकी बार बार चर्चा हो रही है तो इसको एक बार कवर कर लेते हैं. क्या पता एपीएससी पूछ ले. आजकल एपीएससी यूपीएससी वाले सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ें भी पूछ लेते हैं. तो खूब चर्चा में हो रही है इधर उधर जगहों पे कि आसाम मानस में देखने को मिला एशियाटिक गोल्डन कैट. लेट्स कवर इट. हु नोस, इट मे अपीयर इन द एग्जाम अपकमिंग प्रीलिम्स. न्यूज़ ये है कि एक एशियाटिक गोल्डन कैट हैज़ बीन सीन इन मानस नेशनल पार्क आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस. पहले देखा जाता था, काफ़ी दिनों से ये मानस से तो गायब हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, वापस से देखने को मिला है. सो इससे मानस नेशनल पार्क के अंदर कंजर्वेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है, उसका एक प्रूफ मिलता है कि एशियाटिक गोल्डन कैट हैज़ बीन अगेन सीन देयर. इस एशियाटिक गोल्डन कैट की अगर बात की जाए तो ये मीडियम साइज की कैट है. लॉन्ग लेग्स इसके जनरली होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कैट्स. इट इज़ नोन एज फायर कैट इन थाईलैंड, रॉक कैट इन चाइना. और अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो साउथ एशिया में मिलता है, कंट्रीज लाइक नेपाल एंड इंडिया. तो साउथ एशिया में नेपाल और इंडिया जैसे देशों में मिलता है. उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी मिलता है, और सदर्न चाइना रीजन में यानी कि तिब्बत रीजन में भी दिस ब्लैक कैट इज फाउंड. आई एम सो सॉरी, एशियाटिक गोल्डन कैट इज फाउंड.
कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो IUCN में इसको नियर थ्रेटेंड में कैटेगराइज किया गया है, मतलब ओवरऑल इसकी संख्या अच्छी खासी है, कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। साइट्स जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है दैट रेगुलेट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला अपेंडिक्स 1 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में भी इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला शेड्यूल 1 का। हैरी मिसेल अवार्ड फॉर राइनो कंजर्वेशन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अपकमिंग APSC प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे सवाल तो आते ही रहते हैं। देखते हैं क्या है मामला। असम के इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट विभव कुमार तालुकदार जी को द हैरी मिसेल अवार्ड मिला है। ये हैरी मिसेल अवार्ड दिया गया है IUCN, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कैटेगराइजेशन करती है स्पीसीज की, स्पीसी जैसे कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वही IUCN के अंतर्गत एक कमीशन है SSC, स्पीसी सर्वाइवल कमीशन, उसने हैरी मिसेल अवार्ड दिया है विभव कुमार तालुकदार जी को। असम बेस्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं। ये अवार्ड दिया गया है अंडर 5th IUCN SSC लीडर्स मीटिंग एट अबू धाबी, और विभव कुमार तालुकदार जी को अवार्ड दिया गया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो। तो ये जो हैरी मिसेल अवार्ड है, इट्स अ प्रेस्टिजियस ऑनर कन्फर्ड टू कंजर्वेशनिस्ट्स। ये दिया जाता है बाय SSC, स्पीसी सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN। It is given after the name of Australian educator Harry Messel. कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन, आई एम सो सॉरी, यस, जो पहला प्रश्न था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? द आंसर वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस प्रश्न का में पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरे तीसरे स्टेटमेंट सही हैं। UNAP अगेन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। पहला स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।